एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन डबल अकाउंट सिस्टम। दोहरा खाता पद्धति के अंतर्गत पुरानी संपत्तियों का प्रतिस्थापन या विस्तार। तो डबल अकाउंट सिस्टम में जो मनी स्पेंड की जाती है रिप्लेसमेंट पर या एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड एसेट्स यानी जो पुरानी संपत्तियां हैं उसमें कोई वृद्धि की जाती है, तो उसका लेखा हम जो है डबल अकाउंट सिस्टम में के अनुसार विशेष ढंग से करते हैं। पुरानी अस्थायी संपत्तियों में जो विस्तार या वृद्धि होती है उसको पूंजीगत व्यय माना जाता है तथा इससे नई संपत्ति खाते को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तथा पुरानी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति लगाने के व्यय को हम आयगत माने जाते हैं तथा इससे प्रतिस्थापन खाते को डेबिट किया जाता है। क्या कि द अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कहने का मतलब ये कि जो पुरानी संपत्ति को हटा करके उसके जगह पर नई संपत्ति लगाई जाती है, तो जितना व्यय पुरानी संपत्ति को हटाने पर होता है या उसमें जो उसके स्थान पर जो नई संपत्ति लगाई जाती है उसको हम आयगत या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं तथा इससे रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और इसके अलावा जो उसमें एडिशन और होता है यानी और कुछ नई संपत्ति बढ़ाई जाती है जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, उसको हम न्यू एसेट्स अकाउंट में डेबिट करते हैं। यानी कि जो टोटल कास्ट लगती है रिप्लेसमेंट के लिए उसमें से कुछ भाग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है तथा कुछ भाग को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो जो पुरानी संपत्ति का वर्तमान मूल्य होता है उसके बराबर का मूल्य माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा जो व्यय होता है जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जहाँ पर ये टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो जॉइंट कास्ट होती है यानी कि जहाँ पर रिप्लेसमेंट भी होता है एक्सटेंशन भी होता है, उसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? नंबर ए, द पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस which is equal to the present value of old assets is treated as revenue expenditure and debited to replacement account। कहने का मतलब ये कि जो पुरानी संपत्ति है उसके बराबर का जो वैल्यू होती है, जो लागत होती है, उसको हम बराबर रकम को हम आयगत मानते हैं तथा इससे रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तथा टोटल कास्ट में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करके जो रकम बचती है, जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है, उसको हम कास्ट ऑफ एक्सटेंशन या एडिशन कहते हैं। तो जो ये कास्ट ऑफ एक्सटेंशन या एडिशन होता है इसको हम कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर मानते हैं तथा इसको हम डेबिट करते हैं न्यू एसेट्स अकाउंट में। यानी कुल लागत मूल्य में से पुरानी संपत्ति के वर्तमान मूल्य को घटाकर जो शेष राशि बचती है उसे नई संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है। तो पुरानी संपत्ति का यानी ओल्ड एसेट्स का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको ज्ञात करने के लिए हम दो मेथड अपनाते हैं। वो दो मेथड क्या है कि एक तो एफिशिएंसी और कास्ट ऑफ न्यू एसेट्स मेथड अपनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड कास्ट ऑफ न्यू एसेट्स, द कास्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू एसेट्स इज़ हायर एज कंपेयर टू ओल्ड एसेट्स। जो नई संपत्ति लगाई जाती है उसकी लागत पुरानी संपत्ति की अपेक्षा ज़्यादा होती है तथा उसकी कार्यक्षमता या एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो द प्रेजेंट कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स बाय द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। इट मे बी डिनोटेड बाय फार्मूला। क्या है कि जो पुरानी संपत्ति होती है उसकी कार्यक्षमता कम होती है, नई संपत्ति की कार्यक्षमता अधिक होती है। तो इसलिए नई संपत्ति की लागत को यानी न्यू एसेट्स की जो कास्ट होती है उसको हम डिवाइड करते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है, और इसी प्रकार से जो इसका वैल्यू कैलकुलेट होता है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स मानते हैं तथा इसे जो है रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। यानी कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ न्यू एसेट्स डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एन इलेक्ट्रिक कंपनी परचेज ए प्लांट फॉर 12 लाख रुपए इन 2001। एक बिजली कंपनी
2001 में 12 लाख रुपए में जो है प्लांट खरीदी थी। द कंपनी रिप्लेस इट बाई अनदर प्लांट। कंपनी इसको दूसरे प्लांट से बदलना चाहती है जिसकी कास्ट जो है 40 लाख रुपए होगी एंड हुज एफिशिएंसी इज़ 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 गुना ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द ओल्ड प्लांट। पुराने की अपेक्षा नई प्लांट की लागत जो है 40 लाख रुपए होगी तथा इसकी कार्यक्षमता 2.5 गुना ज़्यादा होगी। तो हम 40 लाख को डिवाइड कर देंगे 2.5 से तो 16 लाख रुपए आएगा और ये प्रेजेंट वैल्यू मालूम होगी ओल्ड असेट्स की, जिसको हम रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा यानी 40 लाख में से 16 लाख को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 24 लाख बचेगा। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तथा इससे हम न्यू असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करने का पहला तरीका ये है कि जो इनकी नई संपत्ति की कुल कास्ट है और जो नई संपत्ति की एफिशिएंसी जो होती है, कास्ट को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो जाती है। दूसरा इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स और मार्केट वैल्यू। जो संपत्ति पहले लगाई गई थी उसकी मार्केट वैल्यू आज बढ़ गई होगी, तो इस मेथड पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स और मार्केट वैल्यू द प्रेजेंट कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट may be calculated on the basis of market value or price index. For this, first of all find out the proportion of various items such as labor, material, indirect expenses in original cost of replaced old assets। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी संपत्ति है उस संपत्ति में कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, कितना एक्सपेंसेस लगे हैं, इसका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है या रेशियो मालूम करते हैं। उस रेशियो में हम उसको डिवाइड करते हैं किसको, जो इनकी टोटल कास्ट आती है, जो टोटल कास्ट होती है पुरानी ओल्ड असेट्स की टोटल कास्ट को हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, यानी बांट देते हैं किस रेशियो में, जो इनके लेबर का, मटेरियल का, ओवरहेड का है। तो इसका जितना शेयर आता है मटेरियल, जितना लेबर आता है, ओवरहेड आता है, जितना इनका प्राइस इंडेक्स बढ़ा है उस प्राइस इंडेक्स को से हम इनको वैल्यू को बढ़ा देते हैं। यानी कि मटेरियल में जितना परसेंटेज बढ़ा है उसमें उतना अमाउंट और जोड़ देंगे, लेबर में जितना बढ़ा है जोड़ देंगे और ओवरहेड में जितना बढ़ा है वो जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से तीनों का बढ़ा हुआ मूल्य मालूम हो जाएगा और उसका टोटल जो आएगा वो टोटल वैल्यू क्या होगी, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट्स की होती है। तो मान लीजिए एक वाटर सप्लाई कंपनी है जो अपने वर्तमान मेंस को 20 लाख रुपए की लागत से बदलना चाहती है, 20 लाख रुपए की लागत से बदलना चाहती है। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले 20 लाख रुपए जो नई संपत्ति की लागत है उसके में से हमें पुरानी संपत्ति का वर्तमान मूल्य माइनस करना होगा। पुरानी संपत्ति के वर्तमान मूल्य को मालूम करने के लिए हमें ये देखना है कि कितना लेबर है और कितना इनका मटेरियल है। तो इसमें जो दिया है पुराने मेंस की लागत जो है कितनी दी गई है, वो 7.5 लाख रुपए थी, जिसमें श्रम और सामग्री का अनुपात 2:3 का है, यानी कि श्रम है 2 तो सामग्री है इसमें 3। और अब इसमें जो मूल्यों में वृद्धि हुई, प्राइस इंडेक्स इनका बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है, 30% इनका लेबर बढ़ गया है और 20% इनका जो है मटेरियल बढ़ गया है। तो इस तरीके से 7.5 लाख रुपए का 2/5 जो लेबर है वो 3 लाख रुपए होगा और उसमें 30% इसका इंक्रीज़ जोड़ देते हैं। 3 लाख में जो है उसका 30% यानी 90,000 जोड़ देंगे तो लेबर की प्रेजेंट वैल्यू 3,90,000 हो जाएगी। इसके बाद जो है शेयर ऑफ मटेरियल इस कितना होगा 3/5, यानी मटेरियल का शेयर 3/5 होगा, जो 7,50,000 का होगा 3/5 होगा 4,50,000 रुपये, यानी 4,50,000। इसमें 20% 4,50,000 का 20% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90,000। तो मटेरियल कास्ट कितनी हो जाएगी, 4,50,000, 90,000 जोड़ देंगे तो मटेरियल कास्ट हो जाएगी 5,40,000। लेबर 3,90,000,
मटेरियल कास्ट जो हो जाएगी 5,40,000 और प्रेजेंट वैल्यू मशीनरी की 3,90,000 प्लस 5,40,000 मिला करके कितना हो जाएगा 9,30,000। इस 9,30,000 को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं तथा रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाती है उस जर्नल एंट्री में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट, इसमें नंबर 1 पहला है कि फॉर द अमाउंट स्पेंट ऑन न्यू असेट्स और वर्क्स, नई संपत्ति पर जो व्यय किया जाएगा उससे न्यू असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इसमें कैपिटलाइज्ड अमाउंट जो हम पूंजीकरण माने हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम न्यू असेट्स को डेबिट करेंगे। रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे जो अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट्स है वो रिप्लेसमेंट अकाउंट में हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट यानी टोटल कास्ट ऑफ न्यू वर्क्स या न्यू असेट्स की जो, तो न्यू असेट्स की जो लागत है यानी उसका टू बैंक हो जाएगा क्रेडिट में। रिप्लेसमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट्स हो जाएगी, जो बैलेंस बचेगा उसको हम न्यू असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है, हम ओल्ड मटेरियल यानी पुरानी असेट्स का, पुरानी संपत्ति का कुछ मटेरियल अगर बेच देते हैं तो उससे हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा जो है ये तीसरी एंट्री क्या है कि यदि पुरानी संपत्ति का कुछ मटेरियल नई संपत्ति में यूज़ हुआ है तो नई संपत्ति में पुरानी सामग्री के प्रयोग किए जाने पर न्यू असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इफ़ देयर इज़ एनी डेप्रिसिएशन फंड यानी पुरानी संपत्ति से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन फंड या संचय बनाया गया है तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी डेप्रिसिएशन फंड जो क्रेडिट रहता है बैलेंस शीट में, जनरल बैलेंस शीट में दिखाया गया रहता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं और रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हरास कोष खाता क्रेडिट हो जाता है। तो इस प्रकार से रिप्लेसमेंट अकाउंट शुरू में पहली एंट्री में डेबिट हुआ है, बाद में जितना मटेरियल बेचा गया है, मटेरियल जितना इनका रिप्लेस किया गया है उससे जो है रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेप्रिसिएशन से रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। जो रिप्लेसमेंट अकाउंट बचा वो बैलेंस जो बचा वो रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर होगा जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं हम एंट्री कि रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो डबल अकाउंट सिस्टम में जो रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल होता है उसके लिए जो हम एंट्री करते हैं, उसके लिए